इस वक्त हम किस जगह पे हैं? शिवपुरी गांव में। शिवपुरी गांव, शिवपुरी चिन्हट लगता है। चिन्हट, हाँ। अच्छा, विधानसभा क्षेत्र बीकेटी है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव द्विवेदी है। निवेदन है, शिक्षा को अगर संबल नहीं प्रदान करेगा वो भारतीय जनता पार्टी भले छल से बल से सरकार बना ले, लेकिन आने वाले समय इसका इतिहास काले अध्याय में लिखा जाएगा। इनका ये कहना है, इनका ये कहना है कि जिस तरह से फ्री में राशन बांटा जा रहा है उसी तरह फ्री की शिक्षा की बात होनी चाहिए, ताकि हर गरीब, हर छोटे घर का बच्चा जिस तक शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है उस तक शिक्षा पहुंचे। ये बात बहुत अच्छी है। आपके भी क्या मुद्दे हैं जो कल वोट होने वाला है, वोटिंग होने वाला है? मैं बताना चाहूंगा आपको, वर्तमान सरकार शिक्षा, चिकित्सा और काम पर कोई भी मुद्दा इनके पास नहीं है। कोई मुद्दा लेकर के नहीं। जो देश को या वर्तमान प्रदेश को आवश्यकता है शिक्षा, चिकित्सा और काम, मांग रहा भारत आवाम। और ये अध्यात्मवाद से देश को छल रहे हैं। सांस्कृतिकवाद, राष्ट्रवाद, इनकी परिभाषा इनके स्वयं के प्रत्याशियों को नहीं मालूम कि व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ द राष्ट्रवाद एंड एजुकेशन। ये शिक्षा, चिकित्सा कोई काम नहीं कर रहे हैं। ये राम की बात है। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है और राम किसी दल या किसी संस्कृति में नहीं बंधे हैं। राम तो ब्रह्म है, राम तो कण में है। लेकिन जो आध्यात्मिकवाद पर देश की व्यवस्था को डैमेज किया जा रहा है, ये देश के लिए दुर्भाग्य है। और परिधान बदलने से, जैसे अखिलेश यादव हो या मायावती जी मुख्यमंत्री हो या आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हो, परिधान बदलने से कोई योगी नहीं हो सकता है। मैं एडवोकेट हूँ प्रैक्टिस में। यदि मैं प्रैक्टिस नहीं करूँ, मैं रजिस्टर्ड एडवोकेट हूँ बार काउंसिल यूपी से, तो एडवोकेट तो कहा जाऊंगा, लेकिन एक योग्यता अनुरूप नहीं हो सकता है। योगी की परिभाषा योगम क्षेमम बहम्यम। यदि आप योगी हैं तो कंगराव में जाए, जैसे अखिलेश है वैसे आप हो, वैसे मुख्यमंत्री मायावती जी है। परिभाषा क्या योगी की? केवल देश को छला जा रहा, प्रदेश को छला जा रहा। ये जो जनमानस का जो वोट है, मत है, मत से बहुमत बनता है। बहुमत से सरकार की अहिमत आती है कि हमें क्या करना चाहिए देश प्रदेश में। आप देख रहे हो कि जो राम जी का मंदिर है, सबसे चंदा लिया गया। मैंने देखा, मैं स्वयं, मेरा बेटा पढ़ता है इन आरएसएस के लोगों के स्कूलों में, किसी ने एक पैसा नहीं छोड़ा। तो कहाँ इनका राष्ट्रवाद है, कहाँ शिक्षावाद है, कहाँ सांस्कृतिकवाद है? केवल देश को छला जा रहा है और राम को मुद्दा बनाया जा रहा है। राम मुद्दा नहीं है। राम मुद्दा के विषय में मंदिर तो हमारा जनमानस है। वो आदरणीय राम तो हमेशा उसमें लिखा राम नमाम नमाम वत्सलम, इस तरीके से लिखा हुआ है। लेकिन बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। और बीजेपी के साथ साथ ये लोग कहते फ्री बांट रहे हैं, विपक्ष कह रहा है फ्री बांट रहे हैं। और शिक्षा पर क्यों नहीं फ्री बात करते हो? मेरा एक ओपिनियन है, आपको देना चाहूंगा समाज को, कि जैसे एक व्यक्ति, मैं कोई संस्था चला रहा हूँ, स्कूल चला रहा हूँ। अगर मेरा एक स्कूल है तो ये चैरिटेबल हो सकता है। मैंने स्कूल में लखनऊ बसा करके और चैरिटेबल ट्रस्ट बना करके मैंने सरकार से जमीन अलॉट करा ली। अब मैंने उससे 4 स्कूल बनाए। ये मेरी ओपिनियन है कि एक स्कूल तो चैरिटेबल माना जाए और 3 को कमर्शियल माना जाए। उन पर टैक्स कमर्शियल है, चूंकि हमारा गरीब बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, केवल इनका कमर्शियलाइजेशन के लिए। मेरा निवेदन है, मेरी बात पहुंचाए कि जो सरकार मुद्दा नहीं बनाया है, शिक्षा को बनाए, जिसके 4 स्कूल है उसको एक को चैरिटेबल माना जाए, 3 पर टैक्स लिया जाए। जबरदस्त है, ताकि मेरे यहाँ जनमानस पढ़ सके। और जो फ्री में जो राशन दिया जा रहा है, आप राशन क्यों दे रहे हो? आप महंगाई क्यों नहीं रोक रहे हो? आप डीजल रोकिए, पेट्रोल रोकिए। आप 5 किलो दे रहे हो। इससे पहले क्या हमारे देश में जब लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उन्होंने कहा मैं चीन से लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन मैं एक दिन पर रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट बहुमत में सरकार है। सभी विधायक 1-1 महीने का वेतन दे दे जनता में। मैं जान जाऊंगा कि लाल बहादुर शास्त्री का आदेश है। लाल बहादुर शास्त्री ने स्वयं उपवास किया है कि मैं जय जवान जय किसान का, अटल जी ने जय विज्ञान कहा। ये जय कहते सबका विकास सबका साथ, और ये तो न विश्वास है न विकास है, सबका जनता का परिहास है। न विश्वास है न साथ है, सबका साथ, अपना विकास और जनता का परिहास। मेरा यही निवेदन है, शिक्षा को अगर संबल नहीं प्रदान करेगा वो भारतीय जनता पार्टी भले छल से बल से सरकार बना ले, लेकिन आने वाला समय इसका इतिहास काले अध्याय में लिखा जाएगा। तो एक मैंने किताब लिखी इंटरनेशनल लेवल की, दृष्टि अटल है, उसकी 4 पंक्ति कहना चाहूंगा। जो राष्ट्र काव्य, मुझे विश्वास है मेरी किताब लोकसभा के अंदर पढ़ी जाएगी। नहीं अल्पसंख्यक है कोई और बहुसंख्यक परिवार, बहुत बड़ा है अटल खड़ा है भारत माता का संसार। तन है भारत, मन है भारत, क्षण क्षण जीवन भारत है। दृष्टि भारत, सृष्टि भारत, प्राण हमारा भारत है। और पंडित नेहरू और अटल का था प्रतिपक्ष विलक्षण, सेतु समुद्रम के रहस्य में जैसा राम लक्ष्मण। ऐसा मेरा देश था और देश आज जा रहा
उन सत्ता के छलछंदों में। मेरा निवेदन, इस किताब का मैं बीजेपी के 70 MLA MP के पास गया हूँ, माननीय मुख्यमंत्री वर्तमान, प्रधानमंत्री वर्तमान, गृह मंत्री तत्काल राजनाथ सिंह, मैं गया, इस किताब का विमोचन किसी नहीं किया तो अटल जी पर मैंने किताब लिखी थी। ये देश का दुर्भाग्य, अटल बिहारी वाजपेयी जी को और प्रभु राम को ये देश केवल चुनाव पे लाते हैं, बाद बाकी इनकी अस्थियां बहा देवे नालियों में, और कुछ इनके पास नहीं है। इनके पास शिक्षा का मुद्दा नहीं, सभ्यता क्या है, क्या संस्कृति बात है। वाल्मीकि रामायण का अगर कोई श्लोक बता रही योगी आदित्यनाथ जी, मैं पढ़ता हूँ स्वयं, ये बताएं योगी आदित्यनाथ जी कि भारत शब्द श्रीमद् भगवत गीता में कितने बार लिखा है। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में 22 बार भारत शब्द बोला है। क्षेत्र चाप माद्विद्यम सर्व क्षेत्र भारत है, यदा यदा धर्मस्थ ग्रहण भारत। हिंदू शब्द श्रीमद् भगवत गीता में तुम्हें बंधु चस्का में कहा गया है, ये हिंदू कहकर देश को बांट रहे हैं। ये श्रीमद् भगवत गीता पर मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से और आदरणीय आपको अभी क्या लग रहा है कि चुनाव को मुद्दों से भटकाया जा रहा है? मुद्दों को ही नहीं, पूरा जनमानस भटका दिया गया है। आप देखिए सोशल मीडिया पर बीजेपी के अलावा कुछ है ही नहीं। शिक्षा पर देखिए, कहीं कोई बोल रहा, हमसे बताओ, शिक्षा पर कोई नहीं बोल रहा है। केवल फ्री देंगे, बिजली फ्री, शिक्षा क्यों नहीं फ्री दे रहे, स्वास्थ्य क्यों फ्री नहीं दे रहे, रोजगार क्यों नहीं दे रहे आप, इस पर कोई बात नहीं। आप केवल राम बात कर रहे हो और सांस्कृतिक बात, जिन्हें मूल्यों का पता नहीं है। जो बीजेपी में टिकट नहीं पाए वो जय श्री राम नहीं है, जो टिकट पाए जय श्री राम है। चलिए ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा रवि नाम है मैडम। रवि नाम है, तो कल वोट डालने जाना है, किन मुद्दों पे वोट डालें? देखिए, मैं युवा हूँ और माननीय योगी जी जो हमारे वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है, तो उनसे कोई शिकायत नहीं है। उनका कुछ मुद्दा रहा होगा जिसके आधार पर उन्होंने विकास किया हमारे प्रदेश का। लेकिन मैं युवा होने के नाते अगर मैं सिर्फ अपना अगर देखूं तो मुझे और मेरे जो मित्र हैं, रोजगार हमारे लिए प्राथमिकता है। तो मेरे बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो मुझसे कहते हैं कि अभी तक कोई रोजगार मुहैया नहीं करवा पाई है सरकार। हो सकता है किसी स्तर से वो करवा रहे हों, लेकिन उनके शिक्षा के आधार पर उनको रोजगार नहीं मिल पाया है। जैसे अगर मेरा कोई दोस्त है, अगर बीटेक किया है, किसी IT कंपनी में काम करना चाहता है, तो उसे उस तरह का रोजगार इस शहर में नहीं उपलब्ध हो पाया है। अगर वो चाहे भी तो उसको किसी दूसरे शहर में जाना पड़ेगा। तो इसके पहले अगर यहाँ पे माननीय पूर्व के मुख्यमंत्री अखिलेश जी थे, उन्हें यहाँ पे SCL IT सिटी बनवाई थी, तो उसके बनने से बहुत सारे युवाओं को यहाँ रोजगार मिला। मैं खुद एक युवा हूँ, मैं वहीं पे नौकरी करता हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ। इसके पहले मैं दिल्ली में था, अन्य शहरों में था, आज मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आके यहाँ जॉब कर रहा हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ। यही मैं चाहता हूँ कि जो हमारे युवा यहाँ मेरे साथी हैं, उन सबको उनकी योग्यता के अनुसार उनको रोजगार मिले जो अच्छा हो। अगर उनके योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं मिलता, कोई अन्य रोजगार दिया जाता है, तो संभवतः वो सक्षम है, वो ढूंढ सकता कहीं पे भी जा करके। अच्छा, एक परेशानी ये भी है, जो बच्चे जैसे कि उन्होंने एग्जाम दिया 2019 में, उसका रिजल्ट अब तक नहीं आया, तो उससे उनकी उम्र निकलने लगती है, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता, तो इस पर क्या? देखिए, इसमें सरकार को अभी टेक्नोलॉजी इस तरह से बहुत आगे बढ़ चुकी है, पारदर्शिता की जा सकती है। बहुत सारे इस तरह के हमारे पास आजकल एप्लीकेशन टूल्स आ चुके हैं, जिसके थ्रू प्राइवेट अगर कंपनीज को देखा जाए, वो कितना अच्छे से अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉलो करती हैं और वो एग्जीक्यूट कर ले जाती हैं। गवर्नमेंट में कोई चीज़ है, फॉर्म भरते हैं, फिर बहुत टाइम उसमें लगता है, लगने के बाद वो डिले होता रहता है और अंत में उसकी उम्र निकल जाती है, जैसा आपने कहा, उसको रोजगार नहीं मिल पाता है। तो इसमें शायद सरकार अगर इसके बारे में विचार करे तो पारदर्शी हो सकता है और इससे लाभ मिल सकता है लोगों को। एक बहुत आपने अच्छा प्रश्न उठाया, इससे हमारे युवाओं को जो मध्यम वर्गीय परिवार से आते, गरीब परिवार से आते हैं, उनके साथ फॉर्म भरने के लिए पैसा नहीं होता। एक फॉर्म भरते हैं, फिर बहुत डिले हो जाता है और हाँ दूसरे शहर जाते हैं, दूसरे हाँ, और वो खर्च हो जाता है। तो उनके जो माता पिता हैं वो इस उम्मीद में रहते हैं, अच्छा ये फॉर्म तो भर दिया है, अब अगले के लिए फिर वो बच्चा फोन करता है अपने घर में, नहीं हमें फिर से फॉर्म भरने के लिए पैसा दो, तो वो पैसे की व्यवस्था कहाँ से करें। जो ऐसे जो सक्षम है उनके लिए तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार से लोग, उनके पेरेंट्स को बहुत ही परेशानी होती है। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अगर वो परीक्षा करवाएं, उसमें वो फेल हो जाए तो वो संतोषजनक है, लेकिन अगर परीक्षा ही ना, उसे मौका ही ना मिले अपना जो उसका टैलेंट है उसे दिखाने का, तो उसके साथ एक तरह से देखा जाए कि ये अन्याय हो रहा है। बिल्कुल हाँ, तो ये सिर्फ माननीय योगी जी के लिए नहीं है, हर प्रांत की सरकारों के साथ है कि
अपनी जो भर्ती प्रक्रिया को सुदृढ़ कर सकते हैं। जी। ये सरकार पे डिपेंड करता है कि वो इसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकती है। हाँ, सरकार को बिल्कुल ये भी एक मुद्दा है जिसमें वो विचार कर सकते हैं, जैसे उनके अन्य मुद्दे होते हैं। इसमें गरीबों के लिए हमेशा बात की जाती है, गरीबों को राशन दे दिया जाए, गरीबों को आवास दे दिया जाए, अच्छी बात है, मिलना चाहिए, लेकिन युवा वर्ग है वो भी वोट देने का अधिकार। बड़ी बात है कि फ्री में चीजें बांटने से बेहतर है कि हर हाथ में रोजगार होना चाहिए। अगर वो सक्षम हो जाएगा, कमाने लगेगा, तो अपने घर की जरूरत उसकी माँ खुद फोन करके उसे कहेगी ये लेके आना है। जब वो ड्यूटी से वापस आएगा तो रास्ते से खरीद के हर चीज लेके आएगा। जी जी। थैंक यू।